गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं? मैं समझता हूँ क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए बच्चा, हम लोग का समय बड़ा ही मूल्यवान है। तनिक भी इधर उधर इसे बर्बाद नहीं होने देना है। तो जैसा कि बेटा हर क्लास में मैं एक बात बोलता रहता हूँ, जो मैं पढ़ाऊँगा अब भुला के दिखाएं ऐसी नहीं कहता हूँ। वो हमारी रणनीति का एक हिस्सा है, और मैं चाहता हूँ कि अब वो रणनीति हमने आपसे भी शेयर कर लिया है, तो आपके रणनीति में भी वो शामिल हो गया होगा। तो आइए मिल करके कमिटमेंट करें कि अब जो क्लासेस में चर्चा होंगी, जिन मुद्दों को हम लोग स्टडी करेंगे, उसे मिल करके ऐसा प्रयास करेंगे कि भूले ना। इसके लिए मैं प्रतिदिन हर क्लास जब नया टॉपिक शुरू करता हूँ, तो उसके साथ जो पिछली क्लासेस होती हैं उनकी बातों को थोड़ा थोड़ा करके रिकॉल करते हैं, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे पिछले मुद्दों से। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हों, जो पहली बार क्लास देख रहा हो, सुन रहा हो, उसको भी ये बात पता चले कि ये बातें पिछली क्लासेस में हो चुकी हैं। तो पूरी बातें तो नहीं हो सकती, संभव नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी आउटलाइन हम लोग ज़रूर चर्चा करते हैं। तो बेटा कल हम लोग का जो पहला मुद्दा था वो था अध्ययन की शुरुआत कहाँ से करें, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे अध्ययन की शुरुआत सिलेबस से होनी चाहिए। बिना सिलेबस के हम कुछ भी फैसला नहीं ले पाएंगे, कुछ भी सही डिसीजन लेना संभव नहीं होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही अथवा गलत। दूसरी बात हम लोगों के चर्चा में थी यूपीएससी का सिलेबस। इस पर भी मैंने आपको बताया कि 2013 के पश्चात यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव हुए, जिसके पश्चात अब हमारी तैयारी की रणनीति भी थोड़ी अलग होनी चाहिए, बनानी पड़ेगी। और इसी के तहत हमने अगला मुद्दा बताया था कि जो यूपीएससी का सिलेबस है, क्या उसे पूरा होल कंप्लीट किया जाए कि सेलेक्टिव। तो हमने इस पर भी आपको थोड़ी सी बात बताई कि अब परीक्षा प्रणाली में जिस तरीके से सवाल आ रहे हैं और जिस तरीके से उस पर आपसे यूपीएससी उम्मीद करता है, उसके लिए अब आपकी सेलेक्टिव स्टडी काम नहीं करेगी। इसके लिए हमने आपको एक सेंटेंस बता करके अपनी बात समझाने का प्रयास किया था। वो ये था कि समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। अर्थात हमारे कुछ टॉपिक ऐसे तैयार होने चाहिए कि जिसमें एकदम मास्टर वाली स्थिति हो, अर्थात आयोग चाहे जो पूछे हम उसका प्रभावी तरीके से उत्तर दे पाएं। दूसरा, इसी में दूसरी बात, सेंटेंस का दूसरा पार्ट था एवरीथिंग अबाउट समथिंग। अर्थात हमें कंपटीशन में एक बाकी स्टूडेंटों के साथ उनके बैलेंस बनाने के लिए हमें बाकी टॉपिक को भी इतना तो जानना ही पड़ेगा कि कम से कम हम लड़ाई में बने रहें। तो इस पर भी कल हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर बेटा हमने सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे चर्चा में किया था टाइम मैनेजमेंट का, जो हमारे आप सबके, चाहे वो छात्र हो या अन्य कोई हो, सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी टाइम मैनेजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जिसके जीवन में ये नहीं आप देखें कि वो इधर उधर ही घूमता फिरता आपको दिखाई देगा, उसके जीवन में बहुत अच्छा कुछ नहीं दिखेगा। और इसके बारे में हमने बड़ी एक हनुमान जी की कहानी से आपको बात समझाई थी कि यदि हम नहीं होंगे तो क्या होगा। तो आप नहीं होंगे, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जहाँ जो होता है, वो उसी हिसाब से उसकी भूमिका निर्धारित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से। और अगला पॉइंट बेटा हम लोगों ने जो लिया था वो था सिलेबस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का सिलेबस। तो पूरा सिलेबस हमने कहा था कि पढ़ना बहुत आपके लिए और एडिटेटिंग हो जाएगा, इसलिए हर चैप्टर को हम अलग अलग सिलेबस के साथ उसका पूरा जो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आती हैं वो बताते चलेंगे। लेकिन फिर भी मैंने पूरा सिलेबस आपको कल बताया। और उसी सिलेबस के बाद हमने इतिहास की शुरुआत की। हमारे इतिहास की शुरुआत होती है
जो हमारा पढ़ाने का अपना तरीका है, हम इतिहास की शुरुआत करते हैं। हमारे इतिहास का टॉपिक नंबर 1 होता है बेसिक हिस्ट्री। तो कल हमने उसकी शुरुआत की और बेसिक हिस्ट्री में हमने कितने पॉइंट्स बताए थे और किन पर हम कल चर्चा किए थे, आइए उसको देखते हैं। तो बेसिक हिस्ट्री में हमारा जो मुद्दा है, किन किन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है, तो इसमें बेटा पहला पॉइंट क्या है, इतिहास की परिभाषा। 2, इतिहास और हिस्ट्री में क्या अंतर। अगला पॉइंट हमने इसमें जो आपसे बताया वो क्या था, इतिहास के अध्ययन से क्या लाभ, तो आप पूरा लिखेंगे। अगला पॉइंट हमने बताया कि इतिहास के अध्ययन से क्या कोई हानि भी, आप पूरा लिखेंगे, क्या कोई हानि भी संभव है। अगला पॉइंट बेटा इसमें हम लोगों ने क्या लिखा, भारत की भौगोलिकता, पूरा लिखेंगे, भारत की भौगोलिकता। तो भारत की जो भौगोलिकता है वो हमारे इतिहास को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। बेटा इसके तहत हम लोगों ने 3 पॉइंट लिए थे। एक, नामकरण, इसके तहत हम लोग ये देखेंगे कि हमारे देश को कितने नामों से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट वो है सीमांकन, हालांकि यह भूगोल का मुद्दा है लेकिन विषय पढ़ने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन जब उसे समझा जाए, पढ़ा जाता है तो सारे विषय कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो किसी भी मुद्दे को समझने के लिए अन्य विषयों तक भी जाने की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा अगला पॉइंट होगा सीमांकन। और तीसरा पॉइंट बेटा इसमें क्या होगा, भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत का भौगोलिक विभाजन। इसमें अगला पॉइंट बेटा क्या होगा, इतिहास लेखन। इतिहास लेखन बहुत ही मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट हम इसी में आगे बढ़ा के ले रहे हैं, आप आगे अपनी कॉपी में ड्राफ्टिंग कर लेंगे। अगला पॉइंट इसमें क्या होगा कि अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। और अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, भारत सॉरी, इतिहास का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का विभाजन। तो कितने पॉइंट्स बेटा हो गए, देख लें। इस पर हम लोग को चर्चा करनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 3 पार्ट में है, 5A, 5B, 5C और 6, 7 और 8। तो बेसिक हिस्ट्री में ये 8, आप इसे कदापि ना समझें कि बेसिक में हमें क्या जानने को मिलेगा। यकीन करें, इस बेसिक हिस्ट्री में हम आपको न जाने कितने सवाल प्री के देंगे और मेंस के लिए कैसी हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम इतिहास को जानें और उसे यूपीएससी की डिमांड पर लेकर के जाएं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे आपको बताएंगे। तो बहुत ही बोधगम्य और बहुत ही, आप कह सकते हो कि बहुत महत्वपूर्ण है बेसिक हिस्ट्री। इसलिए इसे बिल्कुल ये सोच करके कि बेसिक हिस्ट्री ऐसी अर्लियर स्टेज वाली बातें होंगी, जी नहीं, इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम बताएंगे आपको। इसमें बेटा कल हम लोग परिभाषा पढ़ लिए थे और परिभाषा में हमने आपको बताया था कि इतिहास की सैकड़ों परिभाषा, अगर आप बुक स्टॉल पर जाकर के केवल इतिहास की परिभाषा की बुक मांगे तो आपको कम से कम इतनी मोटी मोटी बुकें ढेरों मिल जाएंगी जिसमें सैकड़ों परिभाषा दी गई है। तो हम लोग को विद्वान नहीं बनना है कि वो बुक ला करके सैकड़ों परिभाषा याद करें,
क्योंकि छात्रों का सिलेक्शन होता है, विद्वानों का नहीं। हमें विद्वान नहीं बनना है, छात्र बनना है। तो आपको एक परिभाषा कोई पता होनी चाहिए। यदि मेरे बताने से पहले आपको अपनी कोई परिभाषा याद है तो वो हमारी परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, और नहीं याद है तो आज हम आपको परिभाषा बता रहे हैं। 2-3 परिभाषा हमने कल बताई थी, उसमें से जो आपको अच्छा लगे, जो सहज आप जिस पर आप सहज हो उसे आप याद कर लें। तो एक बात हमने परिभाषा में बताई कि अतीत काल में घटित घटनाओं की लिखित एवं क्रमबद्ध जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? इतिहास। दूसरी परिभाषा बेटा मैंने बताई, मानव द्वारा अतीत में किए गए प्रयासों की अनुक्रमिक कथा ही इतिहास कहलाता है, ये याद कर ले। तीसरी परिभाषा हमने बताई कि कार्य जो चल रहा है इतिहास नहीं, यद्यप कार्य पूर्ण होते ही वह इतिहास का हिस्सा बन जाता है। अर्थात कार्य या घटना जो पूर्ण हो चुकी हो, चाहे अभी चाहे सहस्राब्दी वर्ष पूर्व, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो इतिहास में हमने ये 3 परिभाषाएं दी थी, उसमें जो आपको अच्छा लगे, और इसे और अच्छे समझने के लिए कल इस पर हम छोटी छोटी डिस्कशन भी किए थे, वहां जा करके कल की लास्ट वाली क्लास में देख लेंगे। अगला पॉइंट इसी में हमने आपको बताया परिभाषा में ही बेटा कि कुछ कथन, इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कथन जो सवाल में प्री में कभी कभी आ जाते हैं। उसमें हमने एक कथन बताया ये चिकार का, कि जिन्होंने कहा इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच की अनवरत कथा है। इसी तरीके से ब्यूरी, कल हमने क्यूरी लिख दिया तो उसे सही कर लेंगे। ब्यूरी के अनुसार इतिहास शुद्ध रूप से विज्ञान है, ना तो कम ना तो अधिक, जो इसको हम सबसे ज़्यादा जिस पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरी बात बेटा हमने आपको क्या बताई? तीसरा कथन हमने कौन सा बताया था? महाभारत के अनुसार ऐसी प्राचीन कथाएं जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की शिक्षाएं मिलती हैं, इतिहास कहलाता है। तो ये कल परिभाषा के बारे हमने बताया था। अगला पॉइंट हमने इतिहास हिस्ट्री के बारे में अंतर बताया था, और हमने बताया था व्यवहारन दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी अगर टेक्निकली देखें तो थोड़ा अंतर है। और इसमें हमने बताया कि हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसमें घटित घटनाओं का साक्ष्य के साथ तिथिवत व्यायिक मुद्दा, बस इतना अंतर है कि जैसे हमने बताया इतिहास में तिथि ना भी हो तो इतिहास है, लेकिन हिस्ट्री नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में घटित घटना का तिथिवत प्रस्तुतिकरण की अनिवार्यता होती। बस बेसिक अंतर इतना था। तो बेटा कल हम लोगों ने इतनी बातों पर चर्चा की थी। आज हम लोग की क्लास कहाँ से आगे बढ़ेगी? इतिहास अध्ययन के क्या लाभ। तो आइए आगे बढ़ा जाए। इतिहास अध्ययन से हम लोग को क्या लाभ है? बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं कि हम लोग को, जैसे हमें भी ना लगे, आपको भी ना लगे कि हम आप कहीं और अलग अलग बैठ करके पढ़ रहे हैं। आप थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी मैं कोशिश करता हूं, और ऐसा क्लाउड बनना चाहिए कि हम आपके सामने खड़े हों और आपकी बिल्कुल ऑफलाइन जैसे क्लास होती है वैसे होना चाहिए। बिल्कुल मूवी की तरह क्लास हो बेटा। बस इतना प्रयास करो, केवल एंजॉय करना शुरू कर दो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ किसी भी विषय में आपकी कोई समस्या नहीं रह जाएगी। केवल मजा लो, पढ़ने का मजा लो। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सफलता के पीछे दौड़ने की बजाय योग्य बनने का प्रयास करें, सफलता आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगी। तो केवल केवल इस क्लास को जब से मूवी देखने हम जाते हैं तो क्या कॉपी पेन लेकर के जाते हैं? नहीं जाते। लेकिन जब मूवी देख करके लौटते हैं तो मूवी की बड़ी जो महत्वपूर्ण बातें होती, सब बिल्कुल लंबे समय तक हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं। उसी जगह बुक, क्लास, स्कूल में हम कॉपी पेन सब लेकर के जाते हैं, नोट करते हैं, बारंबार करते हैं, लेकिन आज भी वेट और मास की हमें पूरी परिभाषा याद नहीं हुई। इसके पीछे वजह तो आप देखें कि आप अपने ब्रेन की जांच कर लें कि अगर वो मूवीज देख करके लंबे समय तक याद रख सकता है, बिना लिखे, बिना उसके बारे में कोई लेक्चर सुने, वैसे ही अगर आप
उसी तरीके से जैसे मूवी देख रहे थे, अगर उसी तरीके से किसी टीचर की क्लास को भी आप अटेंड करें तो आप उसी मूवी की तरह उसे भी लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। तो यही हम लोग को प्रयास करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो मुद्दा हम लोग का बेटा क्या है कि इतिहास अध्ययन से लाभ। इतिहास अध्ययन से क्या लाभ? तो इतिहास अध्ययन से लाभ बेटा अगर हम बात करें तो इसके लिए एक उदाहरण से हम अपनी बात आपको बताएंगे। वो है, ये हम प्रतीकात्मक मैप भारत का बना रहे हैं। आप इसे अपने से और अच्छे से बना सकते हैं। हम लिख दे रहे हैं भारत है भैया, भारत है। ठीक है, इसमें ये कौन सी रेखा है बेटा? ये कौन सी लाइन है? ये है मैक मोहन। ये कौन सी रेखा है? मैक मोहन। मैक मोहन रेखा कौन सी रेखा है? मैक मोहन रेखा जो इंडिया, भारत और चाइना को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है, इंटरनेशनल सीमा है। इस सीमा पर बेटा 1962 में 1962 में एक घटना घटी। एक घटना घटी। कौन सी घटना? आपको पता होगा। ये घटना थी कि चाइना ने, चीन ने हमारे देश भारत पर आक्रमण, चाइना ने हमारे देश भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। और हमारे देश के दो भ्रम, हमारे देश के दो भ्रम मिथक, दो भ्रम को तोड़ा। धारणा, मिथक मतलब धारणा होता है। दो भ्रम को तोड़ा। एक एक बेटा प्राकृतिक सुरक्षा और दूसरा पंचशील समझौता 1954। ये क्या है बेटा? तो प्राकृतिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जरा देखें कि क्या लगता है कि चीन बेटा ऐसे चला होगा सीधा आपके यहां ऐसे घुस गया होगा? इंटरनेशनल सीमा है तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। रास्ता तो बनाने का प्रयास किया ही गया होगा। तो अब बताओ, जब यहां पर ये आने का, घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे होंगे तो क्या इनको, यहां पर जो रहने वाले लोग थे, जो अन्य सैनिक और हमारी सेना के जो जवान रहे होंगे, क्या उनको कुछ आभास नहीं हुआ होगा? निश्चित तौर पर अगर आपने किसी कमरे में बैठे हैं और दरवाजा आपने लॉक कर रखा है, अब अगर कोई आप के कमरे में आना चाहेगा तो या तो दरवाजा नॉक करेगा या तो नया रास्ता बनाएगा। अगर आप कमरे में मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ हरकत आपको महसूस होगी। तो निश्चित तौर पर यहां पर भी हुआ होगा। जब यहां महसूस हुआ तो जिन लोगों को महसूस हुआ उनके द्वारा सरकार को, सरकार बोले तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू
जी तक ये बात पहुंची। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी चाइना को सबसे अच्छा मित्र मानते थे, और जब ये बात पहुंची तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं भाई, हमें इस सीमा पर चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है। क्यों? उसके पीछे ये दो मिथक महत्वपूर्ण थे। क्या? तो एक, हम प्राचीन काल से बेटा मानते आ रहे हैं, हड़प्पा में भी ये बात हम पढ़ेंगे तो बताएंगे, प्राचीन काल से मानते रहे हैं कि हम तीन ओर से सागर और एक ओर से हिमालय से सुरक्षित हैं। और यही बात नेहरू जी ने कही कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारे और चीन के बीच विद्यमान है, चीन उसे पार करके नहीं आएगा। दूसरी बात भी नेहरू जी ने कहा कि हमारा और चाइना का आपस में एक दूसरे के साथ समझौता भी हो चुका है, पंचशील समझौता, जिसके तहत जो 5 बातें शामिल थे, उसमें से एक बात ये भी थी कि दोनों देश एक दूसरे के सीमा क्षेत्र पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये बात सरकार ने कहा। और इससे भी बड़ी बात बेटा आपको समझना होगा कि उस समय सरकार की जो समस्या थी, ये समस्या क्या थी? संसाधन की। सरकार की समस्या बेटा क्या थी? संसाधन की। तो अब ये युद्ध की स्थिति बन रही, तो युद्ध के संसाधन में जाहिर सी बात है सेना, युद्धक सामग्री, इन सारी चीजों की बात होगी। तो संसाधन की बेटा बात करें तो अगर हम भारत और चाइना की तत्कालीन सैन्य संसाधन की बात करें तो यू हैव ओनली 20,000 सैनिक। आपके पास केवल 20,000 की सेना थी, जिसमें से केवल 10 से 12,000 इस सीमा पर, भारत चाइना की सीमा पर थे। क्योंकि उस समय सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए बना हुआ था रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जो हमारे पास सीमित संसाधन थे उनको सबसे ज्यादा अगर हमें कहीं जरूरत थी तो वो इस सीमा पर। तो इस तरीके से आप देखें, वहीं चाइना की स्थिति क्या थी बेटा? चाइना के पास 80,000 प्लस, 80,000 से बड़ी सेना थी। 20,180, इसमें से भी अगर हम बात करें तो यहाँ तो 10 ही 12 हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 8 टाइम्स ज्यादा बड़ी सेना चाइना के पास थे। और इसी नाते ये जो संसाधन की समस्या थी, इस नाते भी सरकार की अपनी मजबूरी थी इस पर कि भरोसा किया जाए। लेकिन चीन ने क्या किया? हम पर छुरा घोंपा और हम पर क्या कर दिया? आक्रमण, और हमारे दोनों भ्रम को तोड़ा, हमारे दोनों भ्रम को तोड़ा। तो बेटा ये जो घटना हमने आपको बताई, इस घटना की जानकारी हमको कौन दे रहा है? जो घटनाक्रम हमने अभी आपको बताई, इस घटना की जानकारी हमको कौन दे रहा है? तो जाहिर सी बात है, इस घटना की जानकारी हमको इतिहास दे रहा है। इस सारी घटना की जानकारी हमको कहां से हो रही है? इतिहास से हो रही है। तो इसका मतलब कि इतिहास जानकारी देने के साथ हमें क्या कर रहा है? सावधान, ऐसी गलती दोबारा ना हो, ऐसी गलती दोबारा ना हो। परिवहन विभाग के साथ हम लोग, परिवहन विभाग, आप देखें कि सड़क पर हम लोग चलते हैं तो जगह जगह परिवहन विभाग साइन बोर्ड लगा देता है, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, कृपया गाड़ी धीमे गति से चलाएं। इससे हमें सावधान होने का मौका मिल जाता है। बात अलग है कि हम सावधान नहीं बल्कि और तेजी से जिगजैग करते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि इतिहास हमें क्या कर रहा है? सावधान कर रहा है कि आगे ऐसी भूल ना हो। अगर ऐसा कोई विषय हो जीवन में, जो हमारे जीवन में जो हुई भूल है, आगे उसे
होने से रोके, सावधान करे, तो हमें नहीं लगता इससे महत्वपूर्ण कोई और विषय हो सकता है। इसीलिए यूपीएससी ने अपना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय के रूप में इतिहास को बनाया है, और इसका प्रमाण है कि पहला पेपर इतिहास से शुरू होता है, जीएस का। ठीक है बेटा, यही वो विषय है जिस विषय में हमें सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक कौन? तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक अपने आरंभिक जीवन में बड़ा ही क्रूर और निरंकुश, बड़ा ही क्रूर और निरंकुश शासक था। इतना क्रूर कि कहा जाता है कि कुछ स्त्रियों ने इसकी कुरूपता का मजाक उड़ाया। हालांकि अभिलेखों में इसे प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थात होता है सुंदर मुख वाला, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि बड़ा सुंदर नहीं था ये। ठीक है, तो इसी की कुरूपता का कुछ महिलाओं ने मजाक उड़ाया, जिसका परिणाम इसने 500 स्त्रियों का कत्ल। सत्ता प्राप्त करने के लिए 99 भाइयों, हालांकि ये भी अतिशयोक्तपूर्ण है, 99 भाइयों की हत्या करवाई। इतना ही नहीं, इसने एक नरक नगर भी स्थापित करवाया था, जहां निर्दोष लोगों को सताए जाने के नए नए तरीके तराशे जाते थे कि किसी को कैसे दंड दिया जाए कि उसको ज्यादा से ज्यादा पीड़ा, ज्यादा से ज्यादा कष्ट। इतना क्रूर था। इसीलिए इसके आरंभिक जीवन में इसे चंडाशोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चंडाशोक। लेकिन इसके जीवन के राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसी घटना घटी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 69 में, 269 बीसी में राज्याभिषेक हुआ, और 261 में कलिंग युद्ध। एक ऐसी घटना घटी जिसने इसके दर्शन को बदल दिया, जिसने इसके दर्शन को बदल दिया। तो प्रश्न उठता है कि कौन सी घटना, ऐसी कौन सी घटना थी? तो बेटा, इसके राज्याभिषेक का 8वें वर्ष जो कलिंग युद्ध हुआ, उसी में ये घटना हुई थी। वो घटना कौन सी थी? जब अशोक पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे, अभी थोड़े में जान लें कि कलिंग युद्ध भारत नहीं दुनिया के बड़े युद्धों में से माना जाता है, जिसमें भयंकर रक्तपात हुआ, लाख से सवा लाख लोग मारे गए, इतने ही घायल हुए। लेकिन अंततः जीत अशोक की हुई। जब युद्ध जीतकर अशोक मैदान में खड़ा हुआ, इसके कानों तक एक आवाज आ रही थी। एक घायल सैनिक पानी पानी करके करा रहा था। इसे दया आई, पानी उस तक ले गया या भिजवाया। जब पानी लेकर ये उस घायल सैनिक के पास पहुंचा, घायल सैनिक सिर उठा करके देखा कि पानी देने वाला वही है जिसने ये तांडव किया है, जिसके कारण इतने लोग मरे पड़े हैं, इतने लोग घायल पड़े हैं। वो घायल सैनिक पानी फेंक दिया और गाली देते हुए मर गया। अशोक को ये घटना अंदर तक हिला दी। अरे, इतने शौर्य, इतने पराक्रम, जिस युद्ध को हमने इतने शौर्य पराक्रम के साथ जीता, उसका ये आउटपुट है। इस युद्ध ने मुझे इतना घृणित बना दिया कि एक मरने वाला व्यक्ति हाथ से पानी पीना स्वीकार नहीं किया, मौत को गले लगा लिया। ऐसी जीत, ऐसे शौर्य, ऐसे पराक्रम का क्या मतलब है?
और यहीं से इसने युद्ध नीति का परित्याग कर दिया। अपने इस एक्सपीरियंस को आने वाले अपने उत्तराधिकारियों को भी बता सके, ताकि उनसे ये भूल ना हो, अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की और कहा कि वो युद्ध विजय में अपना मूल्यवान समय जाया ना करे, करना है तो वैचारिक विजय करे। हालांकि जो मैंने बात बताई इस पर रोमिलस थापर का खंडन भी है बेटा, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि ये परिवर्तन अचानक अशोक का जो था वो राजनीतिक था। खैर वो हम लोग का आगे का मुद्दा है। फिलहाल अभी समझने के लिए हम लोग इस बात की बात किए तो इस तरीके से इस कलिंग युद्ध की घटना ने अशोक का हृदय बदल दिया, परिवर्तित कर दिया और अशोक ने भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध की घोषणा। भेरी घोष की जगह बेटा धम्म घोष, धम्म विजय की क्या किया, घोषणा किया। और चंडाशोक क्या बन गया, धर्माशोक। चंडाशोक क्या बन गया, धर्माशोक। अब आप बताओ कि ये चंडाशोक से धर्माशोक बनना कौन बता रहा है, कौन सिखा रहा है, किस विषय से ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, इतिहास से। तो ऐसा विषय जो चंडाशोक को धर्माशोक बनाए या चंडाशोक से धर्माशोक बनना सिखाए, उस विषय से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए और कौन सा विषय हो सकता है। इसलिए इतिहास इतना महत्व रखता है। एक कंप्लीट ऑफिसर और योग्य ऑफिसर बनने के लिए इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। यही विषय है बेटा जो बुढ़ऊ के बारे में, बुढ़ऊ बोले तो गांधी जी, यही विषय हमें गांधी जी के बारे में बताता है। कहा जाता है प्राचीन काल के अशोक आधुनिक काल के गांधी थे, दोनों में बहुत समानता थी। सूरज शकल सब में बहुत कुछ समानता थी। कहा जाता है अशोक भी बहुत सुंदर नहीं था, काला सा टिड्डा सा था, जैसा कि हमने बताया। इसी आधार पर महिलाओं ने कुछ मजाक उड़ाया था। इसी तरीके से बुढ़ऊ भी बड़े सुंदर नहीं थे। नोट के अलावा कहीं बहुत प्रभाव अरे भाई मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, और कहीं बहुत अच्छे नहीं लगते। हालांकि सुंदर बनने का हर संभव प्रयास किया, उला कुला यहाँ से लंदन तक जितना संभव था सुंदर बनने का सब प्रयास किया, लेकिन वही है ना कि ड्रेस डिपेंड करता है हैंगर पे। अब पता चला ऐसे ऐसे हवा चल रही है तो आप हिल रहे हैं और सलमान वाली पहन लिए, तो क्या सलमान बन जाएंगे। तो इसलिए जब इन्होंने देखा कि कोई भी ड्रेस इन पर सूट नहीं कर रहा है तो सब त्याग दिया, लंगोट पे आ गए। अगर गांधी जी के आरंभिक जीवन को बेटा देखा जाए तो गांधी जी के आरंभिक जीवन में और अशोक के जीवन में भी बहुत समानताएं दिखाई देती हैं। हालांकि एक राज राज्य का युवराज है, ये गुलाम देश में जन्मे, लेकिन फिर भी आदतों में बहुत कुछ समानता थी, बहुत अच्छी आदत है। ऐसा कुछ आरंभिक जीवन में गांधी के व्यवहार में हमको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं गांधी मेरे आदर्श है, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे गांधी गांधी बने। इस आधार पर मेरी बात सुने, मैं गांधी पर कोई सवाल कर ही नहीं सकता, और किसी बड़े पर सवाल करने का मतलब है कि आप अपने को छोटा कर रहे हैं। इसलिए बेटा कभी ऐसा हमको प्रयास नहीं कर रहा, केवल हम अपनी बात को बताने के लिए बात कर रहे हैं। तो गांधी जी अपने आरंभिक जीवन में अगर देखे तो इनकी आदतें भी बड़ी अच्छी नहीं थी, लुका लुका कभी बीड़ी उड़ी भी दाग दिया करते थे। लेकिन इनके जीवन में एक ऐसी घटना, जैसे अशोक के जीवन में घटना घटी कलिंग युद्ध, उसी तरह से गांधी के जीवन में भी एक ऐसी घटना घटी जिसने दर्शन अशोक का का गांधी जी का करेक्टर बदल दिया। गांधी जी वो थे जिनके बारे में जिन्होंने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी
कि उस दिन जिस दिन वैद्य ने पिताजी के बारे में कहा कब यह सुबह का सूर्य नहीं देख पाएंगे, अर्थात सुबह होते होते इनकी मृत्यु होनी लगभग तय है, इसके बावजूद भी पत्नी मोह से गांधी जी अलग नहीं हो पाए और इसी दौरान इनके पिता की का स्वर्गवास हो गया। गांधी जी ने इस अपनी भूल को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। हम में से आप, मैं, जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे, कोई हाथ उठा करके नहीं बोल सकता कि उसने जीवन में कोई गलती ना किया हो, लेकिन क्या वो सार्वजनिक रूप से अपनी गलती भूल को स्वीकारने की हिम्मत रखता है? हमें नहीं लगता कि हिम्मत हम में होगी, लेकिन इसीलिए हम आप गांधी नहीं हैं। गांधी वो व्यक्ति थे जिसमें वो हिम्मत थी, जिन्होंने अपनी भूल को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा, इसलिए कि उनकी तरह कोई दूसरी संतान, कोई दूसरी औलाद उनकी तरह दर्द महसूस ना करे जो उनको महसूस हुआ अपनी भूल पर। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात का उल्लेख किया। ठीक है, तो इस तरीके से लेकिन गांधी जी और इनका जो व्यक्तित्व था, दो तरह का व्यक्तित्व होता है, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। इनका जो स्वभाव था वो अंतर्मुखी था। अंतर्मुखी व्यक्ति वो होते, चाहे उनके पास जितनी जानकारी हो, चाहे जितना उनके पास ज्ञान हो, लेकिन मंच पर मंचन नहीं कर पाते। जो बहिर्मुखी के लोग होते हैं उनको थोड़ी सी भी अगर जानकारी है, इनका प्रेजेंटेशन इतना बेहतर होता है कि थोड़ी जानकारी में ही सब पर वो प्रभावी हो जाते हैं। तो गांधी का जो स्वभाव था वो अंतर्मुखी, अपने हाथ से लिखा भाषण भी लेकर के मंच पर नहीं पढ़ पाते थे। ऐसे में इन्होंने जो प्रोफेशन चुना वो भी इनको बिल्कुल मैच नहीं करता था। वकालत, वकालत तो बहिर्मुखी के लिए ही सूट करता है, जिसको पूरी कोर्ट में जज के सामने बहस करनी होती है। लेकिन प्रकृति की अपनी शिल्पकारता होती है, इसीलिए हमें उस पर भी भरोसा करना चाहिए। हमें बहुत चिंता दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है मान के चले। अपनी सोची हो तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। आप जो सोच रहे हैं आपकी क्षमता बहुत सीमित है, लेकिन जो आपके बारे में जो आपको यहाँ भेजा है वो असीमित है। इसलिए आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हुआ तो हो सकता है उससे बहुत अच्छा होने वाला हो। अब आप पता चला आईएएस बनना चाह रहे हैं, ऊपर वाला नेता बनाना चाह रहा है, तो कहाँ है चिंता करने की जरूरत है। जब तक जियो मस्ती से जियो, ऑनेस्टली काम करो, हार्ड वर्क करो, आंख बंद हो तो लगे कि हमने आज का पूरा दिन यूज किया है, अपनी जितनी क्षमता है उतना मैंने काम किया है, बस इसके आगे हम आप कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही करने की जरूरत है। तो इस तरीके से गांधी जी के जीवन में भी बेटा एक ऐसी घटना घटी, जिस घटना ने एक सामान्य व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया। वो घटना अफ्रीका में, जब ये डरबन से प्रिटोरिया के लिए जा रहे थे, बीच में मेरित्सवाना नामक स्टेशन था जहां पर अंग्रेजों द्वारा इन्हें ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया, क्योंकि वहां का रूल था गोरों के साथ कोई काला व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता था। इन्होंने तत्काल कोई रिएक्शन नहीं दिया, दिया होता तो गांधी कौन जानता, अंग्रेज ढकेल उकेल देते हैं टेंट के नीचे। इन्होंने अपने क्रोध को पाला और सही समय का इंतजार किया, और वो सही समय आया और गांधी ऐसे व्यक्ति के रूप में मानस पटल पर आए कि अंग्रेज उस समय इतने शक्तिशाली थे कि जिनको पूरी दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, अकेला व्यक्ति पूरे अंग्रेजों को हिला दिया। ऐसी हलक में अटके ना अंग्रेज निगल पाए ना उगल पाए, अंततः अंग्रेजों को भारत से बुरिया बिस्तर जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो वो करेक्टर निकल कर के आया। ये हमको कौन बता रहा है? ये हमें, ये एक सामान्य व्यक्ति से गांधी बनना हमें किस विषय से पता चल रहा है? इतिहास से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बेटा कि इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिस विषय के अध्ययन से हमें किसी राष्ट्र
व्यक्तियों, समाज अर्थात पूरा नोट्स आपका बनना चाहिए। पीपीटी हम केवल उन्हीं मुद्दों पर देंगे जो बहुत डाटाबेस होगा। अदरवाइज जो चीजें पढ़ने वाली होंगी उसको हम लोग बिल्कुल ड्रॉप्टिंग करके पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि जो लोग कंटिन्यू मेरे से जुड़ रहे हैं अपनी कॉपी की का पीडीएफ वगैरह बना करके हमें देखने के लिए, दिखाने के लिए नंबर पर शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये हम देख सकें कि आप कैसी कॉपी बना रहे हैं। तो इस तरीके से इतिहास ऐसा विषय है जिसके अध्ययन से किसी राष्ट्र, व्यक्तियों, समाज अर्थात संपूर्ण मानवता को जानने में सहायता मिलती है। बेटा, इतिहास ऐसा विषय है जिसके अध्ययन से अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य के लिए सीख या प्रेरणा मिलती है। क्योंकि बगैर अतीत को जाने, बगैर अतीत को जाने बेहतर वर्तमान संभव नहीं, और बगैर बेहतर वर्तमान के उज्जवल भविष्य की कामना नहीं हो सकती। इतिहास ऐसा विषय है कि जिससे हमें सीख मिलता है कि हमारे अतीत में कौन सी भूल हुई, उससे हम सावधान, जैसा कि मैंने उदाहरण में बताया। और प्रेरणा मिलती है कि स्वामी विवेकानंद थे हमारे, जिन्होंने चंद मिनट के भाषण को और उन चंद मिनट में भारत का वो प्रस्तुतिकरण दिया कि भारत विश्व गुरु की स्थिति में आ खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये हमें प्रेरणा मिलती है और हमें सीख मिलता है। बेटा, यही इतिहास है जो जिस प्रकार वर्तमान दुनिया भौतिकवाद और अर्थवाद, विज्ञानवाद के प्रभाव में आकर जिस तरीके से इतना विस्फोटक सामग्री बना लिया है कि पूरी दुनिया आग के गोले पर, हमारी पूरी पृथ्वी आग के गोले पर टिकी हुई है, जिसकी अगर बटन, इन विस्फोटक सामग्रियों की बटन को अगर एक बार दबा दिया जाए तो पृथ्वी जैसा ग्रह न जाने कितनी बार नष्ट हो जाए। इतनी विस्फोटक सामग्री, एक एक देश के पास इतनी विस्फोटक सामग्रियां हैं कि पृथ्वी को कई बार नष्ट कर सकता है। ऐसे में यदि दुनिया को सबसे ज्यादा, सर्वाधिक आवश्यकता है तो किसकी? गांधी जैसे करेक्टर की, स्वामी विवेकानंद जैसे करेक्टर की, गौतम बुद्ध जैसे करेक्टर की, महावीर स्वामी जैसे। और ये सारे करेक्टर हमको कहाँ
इतिहास में मिलते हैं। इसी आधार पर अगर गांधी की बात करें तो अर्नाल्ड टाइनमी ने गांधी जी के बारे में भविष्यवाणी करते हुए ये बात कही थी, यह शताब्दी हिटलर स्टालिन की नहीं के लिए ही नहीं बल्कि यह शताब्दी गांधी जी के लिए भी जानी जाएगी। जो शब्द सह सत्य है, आज गांधी के अहिंसा के लक्ष्य को यूएनओ ने अपना लक्ष्य बनाया है। जो शब्द सह सत्य है, ये हमको हमारे इतिहास में ही मिलते हैं। बेटा यही इतिहास वो विषय है जिस विषय के अध्ययन से हमें अतीत में की गई भूल से सावधान होने का मौका मिलता है। क्योंकि इसी अतीत में हुई भूल के कारण हमारे पूर्वजों को न जाने कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी थी, कितना कष्ट, कितनी लंबी गुलामी हमें झेलनी पड़ी थी। वो सारी चीजें हमको ये इतिहास बताता है और सावधान करता है। यही विषय है जो बेटा हमें हमारी पहचान देता है। यही विषय है जो हमें हमारी पहचान देता है, इतना महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि इतिहास के लाभ से आप काफी कुछ सीख पाए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये विषय, कितना कुछ हम सीख सकते हैं इस विषय से। व्यवहारिक जीवन, एक इतिहास वाला व्यक्ति किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में अपने को उस परिस्थिति से निकालने में सक्षम होता है, आसानी से वो उस परिस्थिति से अपने को बाहर लेकर के आता है। ये इतिहास की क्षमता है। तो बेटा ये है इतिहास का लाभ, मैं समझता हूँ। इस पर पूरा आप एक थीसिस अपना तैयार कर लेंगे लाभ, ताकि पूरे विषय में इसका यूज कर पाए। अगला पॉइंट बेटा हम लोग का क्या है कि इतिहास के अध्ययन से क्या हानि। तो आप लोग बताएं कुछ, इतिहास के अध्ययन से इतने दिन से पढ़ तो रहे होंगे, का नुकसान हुआ आपका, कुछ बताइए। तो बेटा अगर हम बात करें इतिहास के अध्ययन की तो हम यही कह सकते हैं कि हम किसी भी विषय का अध्ययन करें, हम किसी भी विषय का अध्ययन करें, उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान क्या है? एक सार्थक शब्द बेटा, सार्थक शब्द बोले तो पॉजिटिव मीनिंग जिसकी होती है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान ज्ञान तभी तक जब तक इसका क्या किया जाए, सदुपयोग। ज्ञान बेटा ज्ञान तभी तक होता है जब तक इसका क्या किया जाए, सदुपयोग। जैसे ही इस ज्ञान का दुरुपयोग होता है, यह ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाता। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे एक डॉक्टर तभी तक डॉक्टर जब तक वो अपने बीमार का उपचार कर रहा है, सही नियत से कर रहा है। किडनी स्पेशलिस्ट, पेशेंट आया किडनी की प्रॉब्लम,
बताया। डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन थिएटर में ले गया, चीरा लगाया, देखा किडनी ठीक ठाक है, नीयत खराब हो गई, निकाल लिया कुट से। आपको उस व्यक्ति को फोटो बना दिया बीमार को। तो यह डॉक्टर डॉक्टर नहीं रह गया, वो डॉक्टर जल्लाद बन गया, क्योंकि उसने अपने ज्ञान का इस यूज नहीं, मिसयूज किया। इसी तरीके से दवा तभी तक दवा की भूमिका निभाती है जब तक उसको डोज में लिया जाए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दिया, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, प्रतिदिन 4 गोली, 1 महीने की दवा, 120 गोली आपको दिया, और आप आकर के 1 दिन में लपेट दिए। तो क्या लगता है कि 1 महीने का लाभ हो जाएगा? जी नहीं, 1 महीना में रही तेरही सब हो जाएगी, क्योंकि आपने दवा को ओवरडोज कर दिया। वो दवा, वही दवा क्या बन गई? जहर बन गई। अब आपको सोच रहे हो कोई परमाणु बम बनाना सीख जाए और कहीं फोड़ दे, सब मर जाए तो कैसा ज्ञान? तो जी हाँ, परमाणु बम बनाना है तो वैज्ञानिक आप बन गए। लेकिन परमाणु बम, अब पता चला आपके मित्र का विवाह है, अब परमाणु बम लादे पहुंचे द्वार 4 में, आज परमाणु बम से द्वार 4 लगेगा। दीपावली है, परमाणु बम से दीपावली मना रहे हैं, तो यह ज्ञान नहीं है। परमाणु बनाना ज्ञान है। देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा में उसकी तैनाती सीमा पर ज्ञान है, लेकिन उससे दीपावली मनाना, उससे द्वार 4 लगाना है ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मिसयूज है। इसे और अच्छे से बेटा हम समझ सकते हैं राम और रावण से जोड़कर। राम ने अपने ज्ञान का क्या किया? सदुपयोग, और क्या कहलाए? पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में सर्वोत्तम। रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन इसने अपने ज्ञान का क्या किया? दुरुपयोग, लेकिन राक्षस। तो इस तरीके से आज के बाद आपसे कोई भी अगर पूछे कि इतिहास या किसी भी विषय के अध्ययन से कोई लॉस बताएं, तो आप बिल्कुल एक लाइन में कहें कि किसी भी विषय के अध्ययन से कोई हानि नहीं, क्योंकि इसकी मीनिंग यहां से बेटा आपको समझने की जरूरत है कि इतिहास हो या कोई और विषय, जब भी हम उसका अध्ययन करेंगे तो हमको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से कोई हानि संभव नहीं होती। तो इस तरीके से ये आपका इतिहास से लॉस रहा। अगला टॉपिक बेटा हम लोग का क्या है? भारत की भौगोलिकता, जिसके तहत 3 मुद्दे हैं, और तीनों मुद्दों में पहला मुद्दा जो हम लोगों ने देखा, नामकरण, बहुत बड़ा है। अगर उसकी चर्चा हम करेंगे तो क्लास 2 घंटे से प्लस हो जाएगी। हमें लगता है कि क्लास अब और आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बड़ी हो जाएगी। धीरे धीरे हम लोग टाइम को बढ़ाएंगे, थोड़ी थोड़ी हमारी आपकी कनेक्टिविटी बढ़े, और हमें भी इस टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम भी थोड़ा सहज हो जाएं। तो इस तरीके से आज बस इन्हीं मुद्दों के साथ अपनी बातों को हम विराम देते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि फिर कह रहा हूँ कि कंटिन्यू करें, बहुत मज़ा आएगा। इतिहास की कोई भी समस्या आपके पास नहीं रह जाएगी। हमारा मिशन तभी पूरा होगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा। फिर कह रहा हूँ, बार बार मुझे कहते ठीक नहीं लगता, लेकिन अ, फिर भी कह रहा हूँ कि हमारे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप पहुँचाएं, इतनी, और शेयर करें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, बस इसी के साथ अपनी बातों को बेटा मैं विराम देता हूँ। अपना खूब ध्यान रखें। गुड नाइट।